Hello learners, this is Rohit Kumar Singh. Today we are going to learn about fundamental rights. As we all know that the fundamental rights are enshrined in our constitution in part 3. So we are going to learn about it. Look, in our constitution there are 6 fundamental rights, okay, in our part 3. So as you can see there, this is right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. सो क्या ऐसा है कि हमारे सिर्फ 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके अलावा और फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं? क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 14 से और खत्म होते हैं आर्टिकल 32 पे? नहीं, ऐसा नहीं है. हमारे फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 12 से एंड इट गोज ऑल अलोंग थ्रू आर्टिकल 35. ओके, सो आर्टिकल 12, 13, आर्टिकल 33, 34 एंड 35, these articles are the supportive articles. ये जो आर्टिकल्स हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के सपोर्टर्स हैं, एक तरीके से हेल्प करते हैं ताकि हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट ना कर सके. ओके, सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट लर्न अबाउट आर्टिकल 12 कि आर्टिकल 12 है क्या. ठीक है, आर्टिकल 12 में डिफाइन करता है, आर्टिकल 12 डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है. देखिए इस चीज को अच्छे से समझिए. बात क्या है, अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट किया जाता है तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट करती है. बट किससे प्रोटेक्ट करना है? स्टेट से प्रोटेक्ट करना है. स्टेट से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टेट्स में इंक्लूडेड हैं, जो स्टेट कहलाती हैं, हमें उनसे प्रोटेक्ट करना है आपके फंडामेंटल राइट्स को. आप इस बात को समझ रहे हैं? आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है किससे? फ्रॉम स्टेट. तो व्हाट इज स्टेट? अगर हमें यही नहीं पता होगा कि स्टेट है क्या तो फिर हम प्रोटेक्ट क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि स्टेट क्या है. जैसे फॉर एन एग्जांपल आप मान लीजिए कल को आपने आपके फंडामेंटल राइट, कोई भी आपका फंडामेंटल राइट किसी ने वायलेट कर दिया और आप चाहते हैं कि आप उसके खिलाफ केस करें. आपने केस किया, बाद में वो इंस्टीट्यूशन कह देता है जी हम तो स्टेट में इंक्लूडेड नहीं है, हम तो स्टेट के बाहर हैं, तो हमारे ऊपर जो है ये सब चीजें लागू नहीं होती, हम अपने मर्जी के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से कुछ कर सकते हैं. इसी वजह से हमें ये जानना जरूरी है कि स्टेट क्या है. और जो स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई है ये सिर्फ पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही लागू होती है. पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक डेफिनेशन लागू नहीं होती, सिर्फ पार्ट 3 एंड पार्ट 4. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं. तो चलिए हम जानते हैं कि आर्टिकल 12 है क्या. ठीक है, आर्टिकल 12 सीधे सीधे अगर हम इस चीज को समझे तो क्या है, इट डिफाइंस द स्टेट. स्टेट को डिफाइन करता है. स्टेट हैज बीन डिफाइंड एज ऑल एजेंसीज इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड इंप्लीमेंटिंग लॉज. स्टेट क्या है? कोई भी एजेंसी, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो इन्वॉल्व है इन मेकिंग लॉज एंड इंप्लीमेंटिंग लॉज. समझ रहे हैं ना इस चीज को? जो लॉज, जो कानून को बनाता है और जो कानून को इंप्लीमेंट करता है, सीधे सीधे ये दोनों के दोनों स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं. मतलब ये दोनों स्टेट कहलाते हैं. ठीक है, यहां पर आप देखिए ये 3 चीजें हैं या फिर 3 डिस्टिंक्शन है जिसमें स्टेट को डिवाइड किया गया है. क्या है? पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर हम सेंट्रल लेवल पर देखें तो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ को इंप्लीमेंट करती है. ठीक है, स्टेट लेवल पर देखिए स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. लास्ट में अगर आप देखते हैं लोकल अथॉरिटीज. अच्छा, एमसीडी, पंचायत और ये जो बाकी के जो लोअर लेवल पर जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं ये भी ऑथोराइज्ड हैं. ये अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप नहीं बनाए गए हैं, इनको बनाया भी है गवर्नमेंट ने, स्टेट ने, और स्टेट के अंदर ही आते हैं और स्टेट के ही कामों को ये इंप्लीमेंट करते हैं. अगर स्टेट ने कोई लॉ बनाया है तो एमसीडी, पंचायत ये सब हेल्प करते हैं उसको इंप्लीमेंट करने में. प्रॉब्लम कहां आती है ये भी आप जानते हैं, स्टेट का भी आप जानते हैं, लोकल अथॉरिटीज का भी आप जानते हैं. लेकिन कुछ साल पहले तक अदर अथॉरिटीज के बारे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी कि अदर अथॉरिटीज में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता. इसके ऊपर आई गेस 10 या 11 केसेस हैं. उन केसेस को खत्म करने के बाद ये पता चला है कि अदर अथॉरिटीज में क्या क्या होता है. तो क्या क्या होता है जानते हैं. देखिए अदर अथॉरिटीज में अगर आप देखें, वेरियस स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस एंड अदर एंटिटीज दैट परफॉर्म गवर्नमेंट फंक्शंस और आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. इसका मतलब क्या हुआ? सीधे सीधे से अगर आपको मैं बात बताऊं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी एंटिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट का काम करती हो, जो गवर्नमेंट का काम करती हो, गवर्नमेंट के लिए काम करती हो, गवर्नमेंट के अंडर काम करती हो, वो सब की सब क्या है?
अदर अथॉरिटीज का पार्ट है, और अगर उनमें से, इन इंस्टीट्यूशंस में से भी किसी इंस्टीट्यूशन ने आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया, देन यू हैव द राइट टू सू देम इन कोर्ट। यू कैन रिट एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट, और आप बता सकते हैं कि जी हमारे इस फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है इस इंस्टीट्यूशन ने, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करी जाएगी। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई हो कि अदर अथॉरिटीज में क्या क्या आती हैं। मैं फिर बता देता हूं, कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन या ऐसी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के लिए काम करती हो, गवर्नमेंट के अंडर काम करती हो, या गवर्नमेंट के बाकी किसी भी पर्पस में इंक्लूडेड हो, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज द पार्ट ऑफ स्टेट। ओके, सो हियर वी कंक्लूड आर्टिकल 12। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आर्टिकल 13। सो व्हाट इज आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज that are inconsistent with or in derogation of any fundamental rights shall be null or void। इसका मतलब क्या हुआ? सीधे सीधे से इस चीज को समझिए आराम से। इसका मतलब इतना है कि कल को पार्लियामेंट ने, ठीक है ना, कोई भी जो लॉ बनाते हैं, वो अथॉरिटीज, वो इंस्टीट्यूशंस जिनके पास लॉ मेकिंग पावर है, अगर वो ऐसा कोई लॉ बनाते हैं जो आपके फंडामेंटल राइट से मैच नहीं खाता, आपके फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको वायलेट करता है, इट विल बिकम नल एंड वॉइड इमीडिएटली। हमारा संविधान हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और इन द आर्टिकल 13 ये बात कहता है कि अगर कल को पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बना दिया जो आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ मेल नहीं खाता और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, देन दैट लॉ शैल बिकम नल और वॉइड। अपने आप ही वो लॉ खारिज हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही हो। अच्छा, एक चीज और है, क्या ये चीज है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कभी वायलेट नहीं हो सकते? क्या ऐसा कभी पास्ट में हुआ है? क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं? जी हां, एक बहुत बड़ा केस है, एक लैंडमार्क केस है, केशवानंद भारती केस। क्या है? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। स्टेट ऑफ केरला। अब इस चीज को ना एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, ध्यान से सुनिए। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में क्या हुआ था? एक पर्सन है, उनका नाम है केशवानंद, वो केरला के थे। तो केरला में लैंड रिफॉर्म्स आए, तो केशवानंद जो थे ना, वो बहुत बड़े जमींदार थे, उनके पास बहुत सारी जमीन थी जो मठ के काम में उन्होंने दे रखी थी। तो जब लैंड रिफॉर्म्स आए केरला में, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हमें आपकी जमीन लेनी पड़ेगी, हमें डेवलपमेंट करना है, ग्रोथ करनी है। तो उस चक्कर में उन्होंने कोर्ट में रिट दाखिल करी और जाके कोर्ट में एफआईआर करी कि जी मेरे जो फंडामेंटल राइट्स है, कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी, वो वायलेट हो रहा है, वो वायलेट हो रहा है और मेरी हेल्प करी जाए। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट को बहुत प्रॉब्लम हो गई, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। और ये चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कल को सभी लोग मना कर दें कि हम अपनी प्रॉपर्टी या जमीन नहीं देंगे और कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तो क्या ग्रोथ होगी इस देश की? नहीं होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सुना होगा कि मुआवजा आता है, कंपनसेशन आता है, लोगों की जमीन अक्वायर करती है गवर्नमेंट, बदले में पैसे देती है और उस पर डेवलपमेंट करती है। ये चीज जरूरी है। अब केशवानंद ने कोर्ट में वो डाल दिया, क्या कहते हैं, केस डाल दिया, बट इसका जो वो निकल करके आया, इस केस में से जो निकल करके आया, 13 जजेस की बेंच थी, 13 जज थे, 7:6 रेशियो में स्टेट ऑफ केरला ने इस केस को जीत लिया था। केशवानंद ये केस हार गए थे। और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बात बोली कि ऐसा तो नहीं कि कहीं इस जजमेंट के बाद फंडामेंटल राइट्स वायलेट करने का एक सीरीज चालू हो जाए, कहीं कल को ऐसा ना हो कि लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है वो सारे के सारे वायलेट हो जाएं। तो इसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात बोली। वो बात ये थी दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, इट इज बेस्ड ऑन सोशल फिलॉसफी। यानी जो हमारा संविधान है ना, वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सोशल फिलॉसफी पे डिपेंड करता है, वो हम लोगों के लिए बना हुआ है। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि कल को अगर स्टेट या कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो एक हद तक वायलेट कर सकता है, वो हमारे फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट नहीं कर सकता। क्या? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, एक सेकंड, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि कोई भी प्रथा हो, कोई प्रथा है या फिर कोई बुक हो या कोई लॉ हो, कोई कानून, कुछ भी है,
अगर वो समय के साथ इवॉल्व नहीं हो रहा है ना तो वो खराब हो जाएगा। अगर इवॉल्व नहीं होता है तो वो चीज खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इंसानों पर भी ये चीज लागू होती है। अगर हम बढ़ते दिन के साथ खुद को डाइवर्स नहीं बनाते हैं, खुद को इवॉल्व नहीं करते हैं, तो हमारी ग्रोथ खत्म हो जाएगी, हमारी नस्ल खराब हो जाएगी। इसलिए ना धीरे धीरे हर इंसान भी इवॉल्व करता है। सेम गोज फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं, बट उसने ये बात बोली कि आप बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं ला सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकते। जो डिफाइंड है हमारे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो डिफाइन करता है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, कि हमारे संविधान के, हमारे फंडामेंटल राइट्स के बेसिक स्ट्रक्चर को आप वो नहीं कर सकते, वायलेट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप अपने हिसाब से जो बदलाव लाना चाहें आप ला सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल 12 और 13 समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आपको ये चीज पसंद आई हो, मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक पसंद में आया हो, सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। सी यू सून, जल्दी मिलते हैं। सायोनारा।